हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीरो टू इन्फिनिटी। तो चलते हैं हम ग्रुप के सुहाने सफर पर। तो हमने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया है वो है बेसिकली आपका कि ग्रुप होता क्या है, इसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस होती है, स्पेशल ग्रुप क्या होते हैं। आज भी हम बेसिकली स्पेशल ग्रुप के बारे में ही चर्चा करेंगे। ये कुछ अलग तरीके का स्पेशल ग्रुप है, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो बेसिकली इससे पहले हम थोड़ा बेसिक देख लेते हैं, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बेसिक की बातें करते हैं। तो है हमारे पास, अब हमको पढ़ना है सर्वांग सम संबंध। सर्वांग सम संबंध। सर्वांग सम संबंध मतलब कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन। तो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन हम देखेंगे। सर्वांग सम संबंध यानी कि कॉन्ग्रुएंस रिलेशन होता क्या है, ठीक है। इसका हम यूज जो करेंगे ना, इसका जो हम यूज करने वाले हैं, सर्वांग सम संबंध यानी कि कॉन्ग्रुएंस रिलेशन का जो हम यूज करने वाले हैं वो अवशेष वर्ग में करने वाले हैं। कहाँ करने वाले हैं? अवशेष वर्ग में। तो अवशेष वर्ग को पढ़ने से पहले, अवशेष वर्ग मतलब रेसिड्यू क्लासेस, रेसिड्यू क्लासेस को पढ़ने से पहले हमको क्या आना चाहिए? कॉन्ग्रुएंस रिलेशन आना चाहिए। तो देखो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से ए कॉन्ग्रुएंस बी फॉर मोड एम। इस तरीके से कॉन्ग्रुएंस रिलेशन लिखा जाता है, ठीक है। ए कॉन्ग्रुएंस बी फॉर मॉड एम। यहाँ पे जो ए और बी है हम यहीं पे लिख देते हैं। यहाँ पे जो ये ए और बी है, ये दोनों इंटीजर है। ए और बी यहाँ पर इंटीजर है। तो ठीक है, आपको समझ में आया कॉन्ग्रुएंस रिलेशन लिखने का तरीका क्या होता है? कॉन्ग्रुएंस रिलेशन लिखने का तरीका इस तरीके का होता है, ये तरीका होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है दैट मीन्स, का मीनिंग होता है कि a माइनस बी। इसका मीनिंग होता है कि a माइनस बी, ये जो है ना a माइनस बी, a माइनस बी जो है वो m से भाज्य है, m से भाज्य है। इसका मतलब a माइनस बी जो है वो डिविजिबल बाय m है। बस यही मतलब होता है कि a माइनस बी किससे डिविजिबल है? m से डिविजिबल है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसका बेसिक मीनिंग यही होता है। जैसे सपोज करो मैंने ये लिखा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक एग्जाम्पल। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे 7 कॉन्ग्रुएंस 4, 7 कॉन्ग्रुएंस 4 फॉर मॉड 3, फॉर मॉड 3। तो इसका क्या मीनिंग होगा? इसका मीनिंग होगा 7 माइनस 4, 7 माइनस 4, 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 जो है किससे डिवाइड करेंगे? 3 से, 3 से भाज्य है। सही है भाई। 7 माइनस जो 3 4 होगा वो 3 से भाज्य होगा, बिल्कुल सही है। तो इसका बेसिक मीनिंग यही होता है कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय m, इज डिविजिबल बाय m। जैसे मैं इसको पढ़ूंगा तो कैसे पढ़ूंगा? इसको पढ़ूंगा तो 4 7 माइनस 4, जो 7 माइनस 4 आएगा ना वो किससे डिविजिबल होना चाहिए? 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं एक और ले लेता हूँ, 5 माइनस 1 फॉर मॉड, जैसे मैं 3 ले लिया, कुछ भी ले लो, 3 ले लो, पर याद रखना होना चाहिए। जैसे मैंने इसको सॉल्व किया तो 5 माइनस 1, 5 माइनस माइनस 1 जो है वो 3 से भाज्य है। सही है भाई, 3 से भाज्य ही है। 3 से क्या है? डिविजल ही है। इसको करो कितना आएगा? 6। और 6 क्या 3 से डिविजल होता है? क्या होता है? ना देखो 7 माइनस 4 3, 3 3 से डिविजल होता है? क्या होता है? तो याद रखिएगा बस इसके एग्जाम्पल ऐसे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। जैसे मैंने लिया 9 1 मॉड 4, तो क्या होगा इसका?
तो देखिए इसका मतलब होता है कि 9 - 1 4 से भाज्य है। ठीक है भाई, 9 - 1 जो है वो 4 से भाज्य है। भाज्य मतलब अगर 9 - 1 करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 4 से डिविजल हो जाएगा। तो इसको पढ़ना सीखिए, बस ये पढ़ना आना चाहिए बस। इसका मतलब क्या होता है, ए कॉन्ग्रुएंस बी फॉर मॉड एम, इसका मतलब होता है ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय एम। ऐसे एग्जांपल आ जाए तो समझ जाएंगे। 7 - 4 इज डिविजिबल बाय 3, 5 -1 इज डिविजिबल बाय 3, 9 - 1 इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, अगर ये लिख दूं तो सही है क्या? देखो सपोज मैंने यहाँ लिख दिया होता 9 - 1 मॉड 5, तो सही है क्या? क्या यहाँ पर 9 - 1 5 से डिविजिबल होता है क्या? 5 से भाज्य है क्या? 9 - 1 करने पे कितना आएगा? 9 - 1 करने पे 8 आएगा, और 8 5 से भाज्य नहीं है। इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंस रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंस रिलेशन का पार्ट नहीं है। तो ये याद रखिएगा कि कैसे दिखाई देते हैं कॉन्ग्रुएंस रिलेशन। तो किसमें किसी को दिक्कत है क्या? नहीं है। ठीक है ना, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि सिंपल है, सिर्फ हमको पढ़ना ही तो सीखना है, इसको क्या है। ठीक है, अब हम कुछ यहाँ पर एक चीज देख लेते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल तो ले ही लिए हैं, कुछ मैं एक दो बातें बता देता हूँ जो एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे सपोज इसको लिखने का तरीका। ठीक है, थोड़ा सा लिख लेते हैं इसको। वो पूछता है कि भाई बताइए ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ बी, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ बी। तो वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, इसी को ध्यान से देखना, इसी को ध्यान से देखना। इसका मतलब क्या है, a माइनस बी इज डिविजिबल बाय m। तो मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो m है, मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि जो m है वो डिवाइड कर रहा है a माइनस बी को। याद रखना ये जो डंडा है ना, ये डिवाइड का साइन है। ऐसे पढ़ते हैं इसको, ऐसे पढ़ते, जैसे आप लोग बोलोगे सर हमने तो ऐसे पढ़ा है, ऐसे पढ़ा है कि 2 डिवाइड 5, मतलब 2 डिवाइड करेगा 5 को। तो यहाँ उल्टा कैसे है भाई, ऐसे ही लिखते हैं इसके अंदर। ये लिखने का एक तरीका होता है। सीधा डंडा है, इसका मतलब क्या है, m जो है a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, m जो है वो a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स a माइनस बी जो है वो किस प्रकार का होगा, m टाइम्स ऑफ k होगा। m टाइम्स ऑफ k होगा। k यहाँ पर कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी इंटीजर ले लीजिए। ठीक है, a माइनस बी किस टाइप का होना चाहिए, m टाइम्स ऑफ k टाइप, m टाइप्स ऑफ k होना चाहिए, m टाइप्स ऑफ k होना चाहिए, तभी डिवाइड होगा, अदरवाइज डिवाइड नहीं होगा। देखो ज्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हुआ। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि a माइनस बी को कौन डिवाइड कर रहा है, m कर रहा है। तो यहाँ भी समझ में आ गया होगा कि इसको पढ़ते कैसे हैं, m डिवाइड a माइनस बी। बट ये कैसे लिखा, तो आप मेरे को बताइए। जैसे सपोज करिए मैं 8 को डिवाइड करना चाहता हूँ 2 से, 8 को मैं डिवाइड करना चाहता हूँ 2 से, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो 8 है उसकी टेबल में क्या आना चाहिए, उसकी टेबल में यदि उसके फैक्टर करूं, अगर मैं 8 के फैक्टर करूं तो क्या आना चाहिए, 8 के जब मैं फैक्टर करूंगा तो 1 2 तो मिलना ही चाहिए, 1 2 तो मिलना ही चाहिए। बाकी कुछ भी मिले मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है कि कोई फर्क नहीं। अगर 8 डिवाइड होना चाहता है 2 से, तो 8 के अंदर एक फैक्टर किसका मौजूद होना है, एक फैक्टर कौन सा होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, वो डिवाइड ही नहीं होगा। तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 एक्चुअल में 2 टाइम्स ऑफ कुछ भी हो के लिख दो, तभी वो डिवाइड हो पाएगा 2 से, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। जैसे सपोज और लेते हैं एग्जांपल, जैसे लिखा 27 डिवाइड बाय 3, 27 डिवाइड होना चाहता है 3 से। ठीक है, तो ये कब डिवाइड होगा, जब 27 के अंदर क्या मिले, एक 3 मिल जाए मुझे, एक क्या मिल जाए, 3। और बाकी उसके पीछे कुछ भी मिले मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर क्या मिला नीचे, इसमें क्या मिला, एक 27 में 3 मिल गया, तभी तो डिवाइड हो पाएगा। और कितना आंसर आएगा, 9। तो यहाँ पर कुछ भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस मुझे क्या मिल जाना चाहिए, एक 3 मिल जाना चाहिए। अगर 3 मिल जाता है तो मैं कहूंगा डिवाइड होता है, अदरवाइज डिवाइड नहीं होगा। और देखिए छोटी सी छोटी बातें, देखो ये चीजें समझ में नहीं आती, छोटी छोटी बातें। जैसे सपोज करो
5 है और मैं 5 को डिवाइड करना चाहता हूँ 2 से, तो क्या 5 के मैं जो फैक्टर करूंगा, 5 के मैं फैक्टर करूंगा तो क्या उसमें 2 आएगा क्या? 5 के मैं फैक्टर करूंगा तो क्या उसमें 2 आया क्या? नहीं आया, इसका मतलब वो 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। अब मैंने लिया 8, अब 8 चाहता है कि मैं 2 से डिवाइड हूं, तो 8 के अंदर क्या मिलना चाहिए? 8 के जब फैक्टर करूंगा तो 8 के फैक्टर में एक 2 मिलना चाहिए, एक 2 मिलना चाहिए, बाकी कुछ भी मिले उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर एक 2 तो मिलना ही चाहिए, तभी डिवाइड हो पाएगा, फुली डिवाइड हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो पीछे वाली संख्या कुछ भी हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ही a माइनस बी चाहता है कि मैं m से डिवाइड हूं, a माइनस बी क्या चाहता है कि मैं m से डिवाइड हूं, तो a माइनस बी अगर m से डिवाइड होना चाहता है m से डिवाइड होना चाहता है, तो a माइनस बी के जब मैं फैक्टर करूंगा तो उसमें क्या मिलना चाहिए मुझे? m तो मिलना ही चाहिए, m तो मिलना ही चाहिए। a माइनस बी के जब मैं फैक्टर करूंगा तो उसमें m मिलना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी मिले डजेंट मैटर, कुछ भी मिले आई डोंट, मेरे को कोई फर्क पड़ता ही नहीं है इससे, आई डोंट केयर कि बस उसके फैक्टर में अगर m नहीं मिला ना, a माइनस बी के फैक्टर में अगर m नहीं मिला तो m से कभी डिवाइड नहीं हो सकता, बाकी पीछे कुछ भी मिले मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ध्यान से देखिएगा, वही चीज मैंने लिखी है, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी कि छोटी छोटी बातें क्या है समझ में नहीं आती, फिर ये रटना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, m किसको डिवाइड कर रहा है? a माइनस बी को, इसका मतलब a माइनस बी को कौन डिवाइड कर रहा है? m डिवाइड कर रहा है। a माइनस बी को कौन डिवाइड कर रहा है? m डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब a माइनस बी किस तरीके का होना चाहिए? a माइनस बी किस तरीके का होना चाहिए? जब a माइनस बी के हम फैक्टर करें तो उसमें m प्रेजेंट होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब चलते हैं, तो बताइए a किस टाइप का होगा? a किस टाइप का होगा? a इक्वल्स टू, इधर भेजो उसको, b प्लस m की, a इस टाइप का होगा, ये भी याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है? ये देखो टिपिकल चीजें हैं, कभी कभी हम रट लेते हैं, वो गलत बात है, ठीक है? मैंने आपको बता ही दिया। अगर आप चाहते हैं 16 को 4 से डिवाइड, 16 को मान लो 15 ले लो, चलो 15 को आप चाहते हैं 3 से डिवाइड करना, 15 चाहता है कि मैं 3 से डिवाइड करूं हूं, तो 15 के जब फैक्टर करोगे तो उसमें एक 3 आना चाहिए, बाकी कोई कुछ भी आ जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कुछ भी आ जाए। अब कितना आ रहा है? 5, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या क्या नहीं, पर नीचे इसके फैक्टर में क्या मिलना चाहिए? एक 3 मिल जाना चाहिए मुझे, ठीक है? तो a माइनस बी अगर डिवाइड होना चाहता है तो उसके फैक्टर में मेरे को क्या मिलना चाहिए? m मिलना ही चाहिए, बाकी इसके अलावा कुछ भी आए कोई मतलब नहीं है। तो ध्यान से सुनिएगा, तो हम जो बताना चाहते हैं वो याद रखिएगा। एक तो ये याद रखना है बेसिकली आपको, दूसरा आपको ये याद रखना है कि ये होता क्या है, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन। पढ़ते कैसे हैं? a कॉन्ग्रुएंस b फॉर मोड m, इसका मतलब होता है a माइनस बी जो है m से डिविजिबल है, ठीक है? ये हमने पूरा करके दिखा दिया आपको, इस डंडे का मतलब बता दिया, डिविजिबल डिवाइड होता है, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, हम पढ़ रहे हैं अवशेष, ठीक है? अवशेष वर्ग, इसके बाद कौन सा पढ़ेंगे? अवशेष वर्ग, रेसिड्यूज क्लासेस, ठीक है? चलिए तो अब देखते हैं अवशेष वर्ग, ठीक है? इसमें अब नेक्स्ट देखेंगे हम अवशेष वर्ग। और अवशेष वर्ग होता क्या है? रेसिड्यूज क्लासेस, रेसिड्यूज क्लास, ठीक है? अवशेष वर्ग हमको देखने वाले हैं। अब ध्यान रखना है, ये अवशेष वर्ग भी मिलकर, ये अवशेष वर्ग भी मिलकर ग्रुप बनाते हैं, पर अवशेष वर्ग होते कैसे हैं, निकलते का कैसे हैं, ठीक है? से कैसे निकाला जाता है, दिखते कैसे हैं, ये सब देखेंगे हम इसमें। तो अवशेष वर्ग पढ़ रहे हैं हम, इसमें हम कॉन्ग्रुएंस रिलेशन की हेल्प लेंगे, ठीक है? जो अभी हम पढ़ा ना इससे पहले, उसकी हेल्प लेंगे। तो अवशेष वर्ग होता क्या, देखो ध्यान से, इसे इसे कैसे हम डिफाइन करते हैं, कैसे लिखते हैं। तो अवयव, जैसे मान लो एक अवयव है, अवयव ए, जो ए है वो इंटीजर से लिया है मैंने, अवयव ए मैंने कहाँ से लिया? इंटीजर से। अवयव ए के अवशेष वर्ग को, अवयव ए के अवशेष वर्ग को, अगर अवयव ए का जो अवशेष वर्ग है उसको लिखते कैसे हैं?
अगर मैंने कहा 2 का अवशेष वर्ग निकालो, 2 किससे है? इंटीजर से है, ठीक है, 2 किससे है? इंटीजर से है, और मैंने कहा इसका अवशेष वर्ग निकालो, तो ध्यान रखना इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे या तो ऐसे, इसमें इस ब्रैकेट में, और फिर या तो फिर ऐसे लिखेंगे, से व्यक्त करते हैं, से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने जो है ना वो क्या लिया है? इंटीजर से क्या लिया? ए। क्या लिया? ए। तो हम यहाँ भी क्या कर देंगे? ए। यहाँ भी ए कर देंगे और यहाँ भी ए कर देंगे, क्योंकि हम कौन सी संख्या का निकाल रहे हैं अवशेष वर्ग? हम निकाल रहे हैं ए का अवशेष वर्ग निकाल रहे हैं। तो हम इसको कैसे लिखते हैं? या तो इस ब्रैकेट में लिख दो, इस डब्बे में लिख दो, या फिर ऐसे ऊपर लाइन लगा के लिख दो। ये बताता है कि हम एक्चुअल में ए का अवशेष वर्ग ढूंढ रहे हैं, ए का अवशेष वर्ग ढूंढ रहे हैं। अब इसको देखना ध्यान से, इसको निकाला कैसे जाता है? इसको निकाला कैसे जाता है? इसको निकालने का तरीका होता है एक्स सच दैट एक्स जो है वो इंटीजर है, ताकि या वेयर जो है ना एक्स जो है, ध्यान से देखना लिखने का तरीका, एक्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ए के और मॉड एम। इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। अगर आपको अवशेष वर्ग निकालना है किसी भी वैल्यू का जो कि इंटीजर से बिलोंग करती है, तो ऐसे निकाल सकते हैं। अब इसका मतलब तो मैंने पढ़ना बस सिखाया है कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो मैं इसको एक बार और लिख देता हूँ, चलो आपको समझ में आ जाएगा। एक्स इंटीजर है ताकि एक्स माइनस ए, ऐसे पढ़ते हैं ना इसको, एक्स माइनस ए एम से भाज्य है, एम से क्या है? भाज्य है, ठीक है, ऐसे लिखा है। या फिर और तरीका है लिखने का, और सिंपल तरीका, ऐसी पूर्णांक संख्या, ऐसी पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या मतलब इंटीजर है, ऐसी पूर्णांक संख्या जिसमें मैं m का डिवाइड करूं, जिसमें m से भाग देने पर, जिसमें m से भाग देने पर, m से भाग देने पर शेषफल कितना आ जाए? a आ जाए, a आ जाए, ठीक है। ध्यान रखना इसको, बिल्कुल ध्यान। कुत्तों का भौंकना बंद नहीं होता, कुत्तों की आवाजें भी इसमें आ जाती है, बाहर भौंकते हैं कुत्ते, इसमें आवाज आ जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा रोकना पड़ता है 2 मिनट के लिए। देखो ध्यान से, ऐसी पूर्णांक संख्या, ऐसा हमको इंटीजर नंबर लिखना है जिसमें मैं m से डिवाइड करूं, मैं किससे डिवाइड करूं? m से डिवाइड करूं, तो शेषफल क्या आ जाए? a आ जाए। क्या आ जाए? a। जैसे मैं चाहता हूं कि मैं 2 का अवशेष वर्ग निकालना चाहता हूं, सपोज करना मैं 2 का अवशेष वर्ग निकालना चाहता हूं, ठीक है, 2 का अवशेष वर्ग निकालना चाहता हूं। कौन से मोड आपने, मोड क्या यूज किया है? मोड आपने यूज किया है, सपोज मोड आपने यूज किया है 5, मोड आपने यूज किया, क्या यूज किया है? 5 फॉर मोड m, मोड 5 यूज किया है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? मैं इंटीजर में से ऐसा इंटीजर उठाऊंगा, मैं इंटीजर, भाई इंटीजर तो बहुत सारे हैं, तो मैं इंटीजर में से एक ऐसा इंटीजर में से मैं ऐसा इंटीजर उठाऊंगा जिसको मैं 5 से डिवाइड करूं, जिसको मैं किससे डिवाइड करूं? 5 से डिवाइड करूं, तो कितना रिमाइंडर आ जाए, शेषफल कितना आ जाए? 2 आ जाए। जैसे 7, जैसे क्या है लिया, इंटीजर में से उठाना है हमको, इंटीजर आप जानते हैं माइनस प्लस सब होते हैं, इंटीजर माइनस प्लस सब होते हैं, ठीक है, ऐसे करके। अब मैं इसमें से कौन सी संख्या उठाऊं जिसमें मैं 5 से डिवाइड करूं तो शेषफल 2 आ जाए, वो सभी संख्या लिख दो आप। जैसे 7, जैसे सपोज करो 7 में मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो शेषफल 2 आएगा, ठीक है, आपको पता है, समझ में आ गया। जैसे 12 में 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा शेषफल? 2। तो इसका मतलब 7 एक ऐसी संख्या है, 12 एक ऐसी संख्या है, नेगेटिव में भी आ जाएगी, ठीक है। तो हमें वो संख्या लेनी है जिसमें मैं 5 से डिवाइड करने पर मुझे क्या मिल जाए? शेषफल मिल जाए 2। वो सभी संख्या ले लो। तो यहाँ पढ़ो ना, यहाँ डेफिनेशन यही बोल रही है, देखो डेफिनेशन को समझो।
यहाँ डेफिनेशन क्या बोल रही है वो ध्यान से देखना। डेफिनेशन क्या बोल रही है कि जिस भी नंबर का आप क्या निकालना चाहते हो, अवशेष वर्ग निकालना चाहते हो, रेसिड्यू क्लास निकालना चाहते हो, ठीक है, जिस भी नंबर का आप रेसिड्यू क्लास निकालना चाहते हो, तो आप इंटीजर में से संख्या उठाओ, उसको जो भी आपका मॉड दे रखा है, ये लिख रखा है ना मॉड, उससे डिवाइड करो। मॉड आपको 5 दे रखा है तो 5 से डिवाइड करो, 6 दे रखा है 6 से डिवाइड करो, और फिर जिस नंबर का आप रेसिड्यू क्लास निकालना चाहते हो वो आपको रिमाइंडर में मिल जाना चाहिए। जैसे आपने कहा कि मैं तो सर जीरो का निकालना चाहता हूँ जीरो का निकालना चाहता हूँ क्या, अवशेष वर्ग। तो इंटीजर में से कौन सी संख्या उठाऊं ताकि मुझे, इंटीजर में से मैं कौन सी संख्या उठाऊं ताकि मुझे क्या मिल जाए, ताकि मुझे जीरो शेषफल में मिल जाए। तो इसके लिए आपको मॉड मॉड तो पता होना चाहिए। तो मॉड मैंने मान लो दे दिया आपको 3। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसको मैं 3 से डिवाइड करने पर शेषफल मेरे क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो एक तो जीरो, इसमें शेषफल कितना आएगा, जीरो। 3, इसमें शेषफल जीरो। 6, शेषफल जीरो। तो ऐसी संख्याएं कौन कौन सी होगी, एक तो जीरो, एक 3, एक 6, एक 9। ये संख्याएं क्या होगी, जब इनको 3 से डिवाइड किया जा रहा होगा तो हमें क्या मिल रहा होगा, वही शेषफल मिल रहा होगा जिसकी मैं क्या निकालना चाहता हूँ, रेसिड्यू क्लासेस निकालना चाहता हूँ। देखिए टफ है, मैं कोशिश कर रहा हूँ 2 से 3 बार, वीडियो है आप दोबारा देख सकते हैं पीछे करके, पर इसमें आपको समझना पड़ेगा कि होता क्या है एक्चुअल में रेसिड्यू क्लासेस। रेसिड्यू क्लासेस में जैसे आपको 7 की रेसिड्यू क्लासेस निकालनी है, ठीक है, 7 की रेसिड्यू क्लासेस निकालनी है, तो जब आप उसको इंटीजर में से कोई भी नंबर उठाओ, उसको m से डिवाइड करो, और शेषफल में क्या आना चाहिए, शेषफल में 7 ही आना चाहिए। शेषफल में क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ऐसे नंबर उठा के लेके आओ जिनको m से डिवाइड करने पर 7 शेषफल आता हो। मैंने कहा बताइए 3 की रेसिड्यू क्लास क्या होगी, 3 की रेसिड्यू क्लास क्या होगी, तो आप क्या बोलेंगे, मुझे इंटीजर में से ऐसा नंबर चाहिए, इंटीजर में से ऐसे नंबर चाहिए जिन्हें मैं m से डिवाइड करूं, m से डिवाइड करूं, m क्वेश्चन में मिलेगा आपको, m से डिवाइड करूं और मुझे क्या मिल जाए, शेषफल में रिमाइंडर में क्या मिल जाए, मुझे 3 मिल जाए। अगर आप 4 की चाहते हो रेसिड्यू क्लास, तो आपको इंटीजर में से नंबर लो और उसे m से डिवाइड करो, m से डिवाइड करो, जिन का शेषफल 4 आ रहा हो ना, वो संख्याएं मेरे रेसिड्यू क्लास में आ जाएगी। ठीक है, याद रखना। तो मेन बात क्या है कि जिस भी नंबर का आप रेसिड्यू क्लास निकालना चाहते हो, जिस भी नंबर की आप रेसिड्यू क्लास निकालना चाहते हो, उसको m से डिवाइड करो और वो उतना ही आपके क्या आ जाना चाहिए, शेषफल आ जाना चाहिए। जैसे 5 का निकालना चाहते हो तो इंटीजर वाले नंबरों को 5 से डिवाइड करो, जिसका रिमाइंडर 5 आ जाए, जिसका रिमाइंडर 5 आ जाए, वही हमारे किसकी किसकी रेसिड्यू क्लास में आएगी, 5 के रेसिड्यू क्लास में आएगी। अगर अभी समझ में नहीं आया है तो अभी हम बहुत सारे एग्जांपल करने वाले हैं इसके, ठीक है। ये थोड़ी टफ चीजें है, देखो तुरंत समझ में नहीं आती, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ फिर भी, ठीक है। अब चलते हैं आगे, इसके एग्जाम्पल लेता हूँ, चलो चलिए तो इसको समझते हैं, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ए कॉन्ग्रुएंस बी और मॉड 3 का अवशेष वर्ग है। हमको अवशेष वर्ग लिखने हैं इसके, ठीक है। अब बेसिकली कुछ है कुछ नहीं, सवाल ऐसे ही। भाई ए और बी हम कहाँ से लेते हैं, मैंने आपको बता रखा है। ए और बी जब मैंने आपको लिखवाया था तो बताया था, ए ये बताया, ठीक है, ऐसे करके मॉड मॉड एन, ठीक है, मॉड एन का अवशेष वर्ग। सॉरी गाइस, सॉरी गाइस, कोई आ गया था 1 मिनट, तो इसलिए हम वापस देखते हैं इसको। ये क्वेश्चन है, इसका अवशेष वर्ग है, ठीक है। इसका अवशेष वर्ग कैसे निकालेंगे, जैसे देखो मैंने इसमें बताया था आपको कि ए और बी, मैंने आपको करवाया था कॉन्ग्रुएंस रिलेशन, तो इसका मतलब आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर जो ए और बी है ना, वो इंटीजर्स हैं। ए और बी क्या है, इंटीजर्स होंगे, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर ए और बी यहाँ पर इंटीजर्स होंगे। तो कैसे करते हैं इसको, देखो जेड इक्वल टू यहाँ पर इंटीजर्स कैसे होंगे, -3, -2, -1,
जीरो, एक, दो, तीन, ऐसे इंटीजर्स होंगे, ठीक है, ये इंटीजर्स है, ठीक है, इंटीजर्स है। अब हमको क्या निकालना है, इस डेफिनेशन क्या दे रखी है, डेफिनेशन है कि ए कॉन्ग्रुएंस बी फॉर मॉड मॉड थ्री। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि ए माइनस बी, जो ए माइनस बी है वो एम से भाज्य है, एम से भाज्य है, ए माइनस बी एम से भाज्य है, ठीक है, ए माइनस बी जो है वो एम से डिविजिबल है। तो हम देखते हैं इसके अंदर एम से नहीं, यहाँ पर एम की वैल्यू दे रखी है इसने, तीन है, तीन से भाज्य है, ए माइनस बी किससे भाज्य है, तीन से भाज्य है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, इसके अंदर कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है जो आपको नहीं आता हो। देखो, हम अगर किसी भी नंबर को तीन से डिवाइड करेंगे तो क्या क्या शेषफल आ सकते हैं, ये मेरे को बताओ। हम अगर किसी भी नंबर को तीन से डिवाइड करेंगे तो क्या क्या शेषफल आ सकते हैं, तो आ सकते हैं जीरो, जीरो शेषफल आ सकता है, जीरो रिमाइंडर आ सकता है, वन रिमाइंडर आ सकता है, टू रिमाइंडर आ सकता है, कितना रिमाइंडर, टू आ सकता है, थ्री तो रिमाइंडर आएगा ही नहीं, या तो जीरो रिमाइंडर आएगा, या वन रिमाइंडर आएगा, या फिर टू रिमाइंडर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं a माइनस बी को तीन से डिवाइड करूंगा तो जितने रिमाइंडर आ सकते हैं, जितने रिमाइंडर आ सकते हैं उतनी ही क्या बनेगी इसके अंदर, उतनी ही क्या बनेगी इसमें, उतनी ही इसमें रेसिड्यू क्लासेस बनेगी, उतनी ही इसमें रेसिड्यू क्लास बनेगी। अगर आप उससे ज्यादा बनाने चाहोगे, मैं तो वो भी चाहता हूँ कि तीन से डिवाइड करने के बाद तीन भी आ जाए, शेषफल तीन आ जाए, चार आ जाए, तो आप अगर चाहोगे कि मैं और बनाना चाहूँ तो रिपीट होने शुरू हो जाती है, तो रिपीट होना शुरू हो जाती है। तो याद रखिएगा, जब मैंने a माइनस बी को तीन से डिवाइड करूंगा तो क्या क्या शेषफल आएगा, बस इस पे जोड़ दीजिएगा। शेषफल जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, या फिर टू हो सकता है। तो इसके अलावा कुछ और हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। इसका मतलब कितनी रेसिड्यू क्लासेस आएगी, सिर्फ तीन ही रेसिड्यू क्लास आएगी, ठीक है, तीन ही आएगी, इसके अलावा कोई रेसिड्यू क्लास नहीं आएगी। और अगर आप और बनाना चाहते हो तो रिपीट होना शुरू हो जाएगी। तो देखो, तो सबसे पहले हम किसकी निकालेंगे, जीरो की रेसिड्यू क्लास। सबसे पहले हम निकालेंगे जीरो की रेसिड्यू क्लास, जीरो की रेसिड्यू क्लास, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, रेसिड्यू क्लास कैसे निकाली जाती है, रेसिड्यू क्लास निकाली जाती है कि हमें पूर्णांक संख्या में से एक ऐसी संख्या चाहिए होती है, पूर्णांक संख्या में से हमें ऐसी संख्याएं चाहिए होती है जिसका मॉड एम, अब एम की जगह कितना है, तीन, जिसका मैं तीन से डिवाइड करूं, जिसका मैं तीन से डिवाइड करूं तो शेषफल कितना आ जाए, जीरो। मतलब इंटीजर में से ऐसे इंटीजर उठा के लेके आओ जिनको तीन से डिवाइड करने पर शेषफल कितना आए, जीरो। शेषफल कितना आए, जीरो। वो सब के सब एलिमेंट, वो सब के सब एलिमेंट किसकी रेसिड्यू क्लास कहलाएगी, जीरो की रेसिड्यू क्लास कहलाएगी, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इसको करते कैसे वो ध्यान से देखिएगा। अब इसको करने का तरीका देखो, जीरो की रेसिड्यू क्लास निकालनी है ना, तो यहाँ फिक्स कर दो जीरो को, ए की जगह जीरो फिक्स कर दो समझने के लिए। अब यहाँ पर जो है बी, क्या क्या लेंगे हम इसमें से, बी उठाइए, क्या क्या ले सकते हैं बी, ताकि मैं यहाँ रखने पर वो तीन से डिवाइड हो जाए। बताइए, तीन से डिवाइड, ठीक है, जीरो की निकाल रहा हूँ मैं, जीरो की रेसिड्यू क्लास निकाल रहा हूँ, और रेसिड्यू क्लास निकालने का तरीका मैंने बताया था, इंटीजर में से वो इंटीजर उठा के लेके आइए जिसे तीन से डिवाइड करने पर कितना शेषफल आ जाए, जीरो आ जाए, ठीक है। तो निकालने का तरीका कैसा है, जीरो का निकाल रहे हैं तो जीरो फिक्स कर दो। अब बताओ यहाँ पर कितना लूँ, बी क्या लूँ ताकि वो तीन से डिवाइड हो जाए, तो जीरो ले लूँ, ठीक है, जीरो ले लिया। तो जीरो माइनस जीरो क्या होता है, जीरो होता है, और जीरो डिवाइड बाय थ्री करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा क्या, हाँ हो जाएगा। इसका मतलब और डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लेंगे, जीरो। अब यहाँ पर बदलते जाओ, फिर क्या लेंगे, तीन, जीरो माइनस तीन, तीन डिवाइड हो जाएगा, तीन, ठीक है, कितना होगा, तीन। फिर छः, छः भी डिवाइड हो जाएगा तीन से, तो छः। फिर नौ, ऐसे चलता रहेगा, चलता रहेगा। इधर कितना आएगा, माइनस में कितना आएगा, यहाँ पर कितना लेंगे, माइनस का तीन, कितना लेंगे, माइनस का तीन, माइनस का तीन, ये सब मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, माइनस का तीन। फिर माइनस का छः, फिर कितना आएगा, माइनस का छः। बी की बस बी बदलता जाओ, बी बदलते जाओ, और जो आंसर आ रहा है उसको तीन से डिवाइड करते जाओ, ठीक है। माइनस छः और माइनस नौ,
ये जो सभी, अब ये जो सभी नंबर है ना, ये वाले, ये जो सभी नंबर हैं, ये एक्चुअल में किसकी रेसिड्यू क्लास है? ये जीरो की रेसिड्यू क्लास है। अब इसमें किसी, इसमें आप देखो इन संख्याओं में 3 का डिवाइड करके देखो, हमेशा शेषफल जीरो ही आएगा। देखो करके, 9 में 3 का डिवाइड करो जीरो, 6 में 3 का डिवाइड करो जीरो, शेषफल कितना आ रहा है? जीरो। 3 में 3 का डिवाइड करो, शेषफल जीरो। तो ये सारी संख्याएं ऐसी संख्या, ये सारी संख्याएं इंटीजर संख्याएं हैं जिसमें मैं 3 का डिवाइड कर रहा हूं, मतलब यही मॉड एम ही है ना, ये तो मॉड एम की वैल्यू कितनी है? 3। इसमें 3 का डिवाइड कर रहा हूं तो शेषफल कितना आ रहा है? जीरो। तो ये क्या होगा? जीरो की रेसिड्यू क्लासेस। अब मैं लिखूंगा वन की, वन की रेसिड्यू क्लासेस। तो वन की रेसिड्यू क्लासेस कैसे लिखी जाएगी? मैं इंटीजर में से ऐसे इंटीजर उठा के लेके आऊंगा जिनको मैं 3 से डिवाइड करूं, 3 से डिवाइड करूं तो शेषफल कितना आ जाए? 1 आ जाए। ठीक है, देखो कैसे निकालते, कैसे 1 को यहाँ फिक्स कर दो, ए की जगह पर कितना फिक्स कर दो? 1। अब यहाँ पर जो है ना, आप नंबर चेंज करते जाओ। जैसे मैं क्या लिखूं यहाँ पर कि यहाँ पर 3 से डिवाइड हो जाए, तो 1 लिखूंगा। 1 माइनस 1 जीरो, जीरो डिवाइड बाय 3 कितना होता है? डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब पहला आंसर नंबर आएगा 1। फिर क्या लिखूंगा यहाँ पर? 4, 4 हो जाएगा। 1 माइनस 4 3 डिवाइड हो जाएगा। फिर कितना आएगा आपके? आ जाएगा 7। फिर कितना आ जाएगा? 10। इस तरीके से चलेगा। तो इधर कितना आएगा? देखिए इधर कितना, नेगेटिव में कितना आएगा? हम नेगेटिव में लेंगे तो हमारे पास में आएगा -2। कितना आएगा? -2, -2। फिर कितना आएगा हमारे पास में? माइनस माइनस 3 होगा नहीं, -3 नहीं होगा, -4, -4, -4 को लेके देखते हैं एक बार। -4 और ये हो जाएगा 5 नहीं होगा, -5, हाँ -5 हो जाएगा, -5। तो ऐसे करके, और फिर माइनस का 7, ऐसे करके बहुत सारे नंबर हो जाएंगे। तो एक्चुअल में देखा जाए ना, तो ये किसकी रेसिड्यू क्लासेस है? ये रेसिड्यू क्लासेस है हमारी वन की रेसिड्यू क्लासेस है। देखो इसमें जो नंबर लिया ना 7, इसको डिवाइड करो जरा 3 से, डिवाइड करो 3 से, डिवाइड करो, कितना कितना आ रहा है? शेषफल कितना आ रहा है? 1। 10 को डिवाइड करो 3 से, कितना शेषफल आ रहा है? 10 को डिवाइड करा 3 से, शेषफल 1। 4 को डिवाइड करो, 4 को डिवाइड करो 3 से, शेषफल कितना आ रहा है? 1। तो इसका मतलब ये सारे के सारे जो नंबर हैं, ये सारे के सारे जो नंबर है, ये बेसिकली जो है वो किसकी रेसिड्यू क्लासेस है? 1 की रेसिड्यू क्लासेस। ठीक है, अब है 2 की रेसिड्यू क्लासेस। 2 की रेसिड्यू क्लासेस, 2 की रेसिड्यू क्लासेस। 2 की रेसिड्यू क्लास कैसे निकालेंगे? 2 यहाँ फिक्स कर दो और बाकी देखते जाओ। तो यहाँ पे 2 फिक्स कर देंगे तो पहला कितना आएगा? 2 ही आएगा। 2 माइनस 2 जीरो। फिर कितना आएगा? 2 फिक्स कर दिया तो हमारे पास में 2 माइनस 2 जीरो हो गया। फिर कितना करेंगे इसमें? 5, फिर 8, फिर चलो इतना ही लिखते हैं, नेगेटिव में चलते हैं। कितना होगा यहाँ पर? 2 जीरो नहीं ले सकते, -1 लेंगे। ठीक है, -1 आ जाएगा इधर। -1, 2 -1 कितना होता है? 2 -1 कितना होता है? 3 होता है। 3 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 3 आता है। ठीक है, अब लेंगे -2 नहीं ले सकते, -3 नहीं ले सकते, -4 ले सकते हैं, -4 ले लेंगे। फिर -5 ले सकते हैं क्या? नहीं। -6 ले सकते हैं क्या? नहीं। -7 ले सकते हैं क्या? हाँ, -7 ले सकते हैं। नहीं, -7 लेंगे क्या? 7 8 9। ठीक है, ये हमारे पास में हो गई क्लासेस। ठीक है, इसके अंदर शायद हमने लिखने में थोड़ी गलती करी होगी। 1 लिखा था तो -7, ये -7 इसमें नहीं आएगा। ठीक है, -7 नहीं आएगा, इसमें आएगा -5 आ गया। ठीक है, -6 नहीं आएगा, -7 नहीं आएगा, -8 आएगा इसमें। ठीक है, इसमें -7 रहेगा। ठीक है, लिखने में गलती मत करना बिल्कुल भी, बस नंबर जोड़ते जाओ और लिखते जाओ, नंबर जोड़ते जाओ और लिखते जाओ। ठीक है, ये बन गई रेसिड्यू क्लासेस। तो याद रखना, जब मैं a माइनस बी में 3 का डिवाइड करूंगा, a माइनस बी में किसका डिवाइड करूंगा? 3 का डिवाइड करूंगा, तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकते हैं? तो रिमाइंडर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, या फिर 2 आ सकता है। 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है। तो कितनी कितनी रेसिड्यू क्लासेस बनेगी? सिर्फ 3 ही बनेगी। कितनी रेसिड्यू क्लास बनेगी? सिर्फ 3 ही बनेगी। ठीक है,
अगर मैं चाहूंगा कि नहीं मैं तो ए को लिखना चाहता हूँ, चलो मैं तो ए को लिखना चाहता हूँ, किसकी, 3 की रेसिड्यू क्लास भी लिखना चाहता हूँ, मैं तो ए को ट्राई करना चाहता हूँ, तो लिखो 3 यहाँ फिक्स कर दो। अब देखो 3 को फिक्स करेंगे तो कितना आएगा, पहले 3 माइनस, यहाँ पर 3 को फिक्स कर दिया मैंने, यहाँ पे कितना आएगा, पहला तो 0, फिर 3 माइनस 0 कितना होता है, 3 ही होता है, तो इसका मतलब 0 ले सकता हूँ मैं, तो 0। फिर यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 3, 3 माइनस 3 कितना होगा, 0, और 0 डिवाइड बाय 3 कितना होता है, डिवाइड हो जाता है 3। फिर यहाँ कितना लिख सकता हूँ, 6 डिवाइड हो जाएगा। फिर यहाँ कितना लिख सकता हूँ, 9 डिवाइड हो जाएगा। ऐसे माइनस में चलो, तो माइनस में चलोगे तो क्या आएगा, माइनस में चलेंगे तो -3 ले लेंगे तो हो जाएगा क्या, हाँ 3 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे -6 ले लेंगे, ऐसे माइनस का 9 ले लेंगे, ठीक है, तो ये बन गया। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो है ना, ये जो हमारी रेसिड्यू क्लास आई है, ये बिल्कुल मैच हो रही है किससे, इससे, देखो बिल्कुल कॉपी हो गई। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ कि भाई ये तो 0 की रेसिड्यू क्लासेस है। तो याद रखना बेसिकली, अब मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ऐसा अगर स्टेटमेंट लिखा हुआ है और वो पूछे कि इसका अवशेष वर्ग बताइए, अवशेष वर्ग बताइए, तो इसका मतलब वो कहना चाहता है कि मैं जब a माइनस बी करूंगा, a माइनस बी करूंगा, a माइनस बी करूंगा और उसको मॉड 3 मतलब 3 से डिवाइड करूंगा, a माइनस बी करूंगा और उसको किससे डिवाइड करूंगा, 3 से डिवाइड करूंगा, तो एक्चुअल में शेषफल क्या क्या आते हैं ये बताइए पहले तो आप। जब किसी भी संख्या को 3 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या क्या आएंगे, या तो 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है। जितने शेषफल आएंगे ना उतनी ही आपकी रेसिड्यू क्लास बनेगी। तो a माइनस बी को जब 3 से डिवाइड किया जाएगा तो कितने शेषफल आएंगे, या तो 0 या 1 या 2, तो उतने ही हमारे क्या बनेंगे, उतने ही हमारे बनेंगे रेसिड्यू क्लासेस। तो इसमें देखो, एक तो 0 की रेसिड्यू क्लास बनी क्योंकि 0 रिमाइंडर आ सकता है, एक 1 की रेसिड्यू क्लास बनी क्योंकि 1 रिमाइंडर आ सकता है, एक 2 की रेसिड्यू क्लास बनी क्योंकि 2 रिमाइंडर आ सकता है, एक 3 की रिमाइंडर, जब मैंने 3 की रेसिड्यू क्लास बनाने की कोशिश की तो वापस वो किसके बराबर आ गई, 0 के रेसिड्यू क्लास के बराबर ही आ गई। इसका मतलब 3 रिमाइंडर नहीं आ सकता, जब मैं किसी संख्या को 3 से डिवाइड करूं तो कभी 3 रिमाइंडर नहीं आएगा। अगर मैं कोशिश करूंगा 4 की रेसिड्यू क्लास बनाने की, तो 4 की रेसिड्यू क्लास 1 के जैसी आ जाएगी क्योंकि 4 रिमाइंडर आता ही नहीं है। अगर किसी संख्या को 3 से डिवाइड करो 4 रिमाइंडर कहाँ आता है, तो ध्यान रखिएगा उतने ही आपकी रेसिड्यू क्लास बनती है, उतना ही आपका अवशेष वर्ग बनता है, जितना किसी संख्या को डिवाइड करने पर क्या आता है, उतना क्या आता है, रिमाइंडर आता है। तो यहाँ पर जो मैं आपको चीज बताना चाहता हूँ वो चीज समझ में आ जानी चाहिए आपको। देखो बहुत बड़ी चीज नहीं है, अभी मैं एक एग्जांपल और भी लूंगा। तो यहाँ पर जो है बेसिकली अगर मैं पूछूं कि अवशेष वर्ग क्या होंगे, तो पूछूंगा अवशेष वर्ग क्या होंगे, तो अवशेष वर्ग अब जितने आते हैं जिसमें 1 2 3 है तो इसको ऐसे लिख दो, Z3 लिख दो, Z3। तो इसमें कौन कौन से आए, एक तो ये आया, एक ये आया और एक ये आया, या फिर इसको ऐसे लिख लो 0 1 इस तरीके से लिख लो। तो ये इसके अवशेष वर्ग हो गए। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अवशेष वर्ग कितने हैं, 3 है, 0 1 2। अब सपोज करो नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा ले लेता हूँ जिसमें यहाँ मॉड चेंज करके 2 कर देता हूँ, कितना कर देता हूँ 2, मैंने मॉड 2 कर दिया। अब मैंने पूछा अवशेष वर्ग बताओ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मुझे ऐसी संख्याएं ढूंढनी होगी, ऐसी संख्याएं ढूंढनी होगी, ठीक है, मुझे ऐसी संख्याएं ढूंढनी होगी जिसमें मैं 2 से डिवाइड करूं। ऐसी कितनी संख्या, ऐसी कौन कौन सी संख्या होगी जिसको मैं 2 से डिवाइड करूं, और शेषफल क्या क्या आएगा। अगर मान लो किसी संख्या को आप 2 से डिवाइड कर रहे हो तो शेषफल क्या क्या आएगा, मतलब रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है। अगर किसी संख्या को आप 2 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर आ सकता है 0, रिमाइंडर आ सकता है 1, रिमाइंडर रिमाइंडर 2 तो नहीं आ सकता, रिमाइंडर 2 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। इसका मतलब रिमाइंडर कितने आ सकते हैं, a माइनस बी को अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितने आ सकते हैं, 2 ही आ सकते हैं, या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है, 0 आ सकता है या 1 आ सकता है।
तो इसकी कितनी रेसिड्यू क्लासेस बनेगी? 2 ही बनेगी रेसिड्यू क्लासेस, सिर्फ 0 बनेगा और 1 बनेगा। अगर आप 2 बनाने की कोशिश करोगे तो वो 0 ऐसी रिपीट हो जाएगी, 0 ऐसी रिपीट हो जाएगी, इसमें 2 ही बनेगी। ठीक है, तो मैं ये बताना चाहता हूं आपको, जैसे यहाँ पे 3 लिखा था अभी। और एक और इम्पोर्टेंट बात, एक और इम्पोर्टेंट बात क्या है, आप देखो किसी, इसमें कितनी डिफरेंट रेसिड, इसमें कितनी, इसमें जो है कितनी डिफरेंट, 3 डिफरेंट, 3 डिफरेंट, 3 डिफरेंट रेसिड्यू क्लासेस है, 3 डिफरेंट रेसिड्यूज क्लासेस बनी है, इसमें 3 डिफरेंट रेसिड्यूज क्लास बनी है। और याद रखना 3 डिफरेंट रेसिड्यू क्लासेस ना, तो इसमें किसी भी रेसिड्यू क्लास में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इस रेसिड्यू क्लास में और इस रेसिड्यू क्लास में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, इस रेसिड्यू क्लास और इस रेसिड्यू क्लास में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, इसमें और इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो याद रखना जितनी डिफरेंट रेसिड्यू क्लासेस बनती है उसमें कोई भी सिंगल एलिमेंट भी कॉमन नहीं होता है। मतलब सारी की सारी जो रेसिड्यू क्लास होती है, डिफरेंट रेसिड्यू क्लासेस होती है, वो डिसजॉइंट होती है, डिसजॉइंट होती है। डिसजॉइंट मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है। पर अगर मैं इन डिफरेंट रेसिड्यू क्लास का यूनियन कर दूं, यूनियन मतलब वापस जोड़ दूं, इनको यूनियन कर दूं, तो वापस मेरे को इंटीजर मिल जाएगा, वापस मुझे क्या मिल जाएगा? इंटीजर मिल जाएगा। इसका मतलब ये पूर्णांक संख्याओं को बांटने का एक तरीका भी हो गया है, पूर्णांक संख्या को बांटने का एक तरीका भी हो गया है। जैसे मैं एक घर है, तो घर में 3 बच्चे हैं, तो तीनों को इसको ये दे दिया, उसको ये दे दिया, इसको ये दे दिया, तो कुछ कॉमन नहीं देते ना अपन। ऐसा थोड़ी देते हैं कि ये हिस्सा तेरा भी है, ये इसका भी है, कॉमन थोड़ी देते हैं भाई, तेरा हिस्सा ये है, इसका हिस्सा ये है, इसका हिस्सा ये है। तो तीनों के हिस्से क्या है? तीनों के हिस्से बिल्कुल अलग अलग है, तीनों के हिस्से बिल्कुल अलग अलग है, कुछ भी कॉमन नहीं है। पर जब भी उनको जोड़ेंगे तो पूरा एक प्रॉपर्टी बन जाएगी जो इनके पिता की होगी। तो वैसे ही यहाँ पर पूर्णांक को बांटने का तरीका है अवशेष वर्ग बना के, अवशेष वर्ग की हेल्प से भी अपन पूर्णांक संख्याओं को बांट सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जितनी डिफरेंट रेसिड्यू क्लासेस बनेगी, जितनी डिफरेंट रेसिड्यू क्लास बनेगी, ठीक है, उसमें किसी में भी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। और अगर इन डिफरेंट रेसिड्यू क्लास का यूनियन कर लिया जाए तो वापस इंटीजर बन जाता है। ये ध्यान में आ गया? तो ये क्या है? इंटीजर को बांटने का एक तरीका है। अब एक क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, यहाँ पर मैं लगा देता हूं 2, यहाँ भी 2, तो कितनी बनेगी? सिर्फ 0 बनेगा और 1 बनेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि किसी संख्या को 2 से भाग देने पर, किसी संख्या को 2 से भाग देने पर जितने रिमाइंडर बचते हैं, जितने रिमाइंडर बचते हैं उतने ही डिफरेंट रेसिड्यू क्लासेस बनती है। तो रिमाइंडर बचेगा 0 और 1, इतनी ही 2 ही रेसिड्यू क्लास बनेगी, 2 ही डिफरेंट रेसिड्यू क्लास बनेगी। और उसको निकालना कैसे है वो आपको आना चाहिए। और यहाँ पर फिर बाद में अपन लिखेंगे, जब सॉल्व करेंगे लिखेंगे Z2 और उसमें आएगा 0 और 1। तो याद रखना पहले अवशेष वर्ग हम निकालना सीख रहे हैं, क्योंकि अगर कभी हमको आगे क्वेश्चन करेंगे, ग्रुप बनाएंगे इसका अवशेष वर्ग का, तो आपको देख के अटपटा सा न लगे कि ये क्या लिखा है, ये अटपटा सा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो अवशेष वर्ग की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। अवशेष वर्ग का मतलब होता है पूर्णांक संख्या में से ऐसी संख्या ले आओ जिनका m से भाग करने पर क्या आए? शेषफल क्या आए? जिसका आप रेसिड्यू क्लास निकाल रहे हैं वही शेषफल आना चाहिए, वही शेषफल आना चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसको जो अवशेष वर्ग है, अवशेष वर्ग को जोड़ा कैसे जाता है और अवशेष वर्ग को आपके बेसिकली गुणा कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये निकाल लेंगे आप ध्यान से निकालिएगा, इसको 2 के लिए निकालिएगा। ठीक है, चलिए एक मैं करके दिखा देता हूँ 2 के लिए कैसे निकालेंगे। ठीक है, एक मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। ठीक है, चलो देखते हैं। तो जब ये नहीं आएगा, इसमें ये नीचे वाला नहीं आएगा, क्योंकि मैंने कहा था ना 2 से डिवाइड करने पर सिर्फ शेषफल या तो 0 या 1 आता है। तो देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखेंगे हम इसको। 0 का यहाँ फिक्स कर दो, कर दिया फिक्स। अब बताइए कौन कौन से नंबर लिया जाए ताकि वो 2 से डिवाइड हो जाए? 0 लेंगे, 0 लेंगे भाई, v की वैल्यू 0 लेंगे। 0 माइनस 0 कितना होता है? 0 होता है, 0 डिवाइड होता है 2 से। फिर लेंगे आपके 2 लेंगे, फिर आपके 4 लेंगे, 6 लेंगे, ऐसे करके लेते रहेंगे। फिर इधर -2 लेंगे, -4 लेंगे,
-6 लेंगे और ऐसे होता रहेगा, ठीक है। तो ये बन गई किसकी। अब इस कोई भी नंबर उठा लो, इसका कोई भी नंबर, उसको 2 से डिवाइड करके देखो, शेषफल हमेशा कितना आएगा, 0। 4 को 2 से डिवाइड करो, शेषफल कितना आएगा, 0, ठीक है। वैसे यहाँ पर अभी मैं नेगेटिव वाली संख्या इसलिए भी नहीं बता रहा क्योंकि नेगेटिव रिमाइंडर आपको पता भी नहीं होगा कि नेगेटिव रिमाइंडर कैसे दिखते हैं। इसका वैसे वास्तव में तो कोई अस्तित्व है ही नहीं नेगेटिव रिमाइंडर का। अब देखो इसके 1 के कैसे निकालेंगे, यहाँ 1 फिक्स कर दो, बताओ क्या होगा, 1 - 1 0, तो पहले 1 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 5, फिर 7, ऐसे डैश डैश। इधर कितना आ जाएगा, 0 तो आएगा नहीं, -1 आएगा, हाँ -1 आ जाएगा क्या, हाँ आ जाएगा -1, ठीक है। फिर -3 आ जाएगा, फिर -5 आ जाएगा, ऐसे करके आ जाएगा। तो देखो ये कितनी आई इसकी, अगर मैं 2 की निकालने की कोशिश भी करूंगा ना, 2 की निकालने की कोशिश भी करूंगा, देखो तो 2 रखो यहाँ पर, 2 - 2, तो 2 आ गया, 4 6 6 में भी आएगा, 2 - 6 कितना होगा, 4, वो भी चला जाएगा, 8 0 0 भी आ जाएगा, फिर -2 भी आ जाएगा, -4 भी आ जाएगा, अब देखो बिल्कुल ये जो है ना बिल्कुल इससे मैच हो रही कि नहीं हो रही, तो इसका मतलब हमको इसको, ये डिफरेंट नहीं है, ये सेम है, इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो इसका मतलब अगर मैं निकालने जाता हूँ ना, अगर मैं निकालने जाता हूँ 2 की रेसिड्यू क्लासेस, 3 4 की रेसिड्यू क्लासेस, 5 की रेसिड्यू क्लासेस, 6 की रेसिड्यू क्लासेस, तो रिपीट होने शुरू हो जाएगी, तो मुझे फिर क्या करना रिपीट करके, तो रिपीट होना शुरू हो जाएगी वो, ठीक है। तो इसलिए हमने निकालेंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा अवशेष वर्ग, Z2 कौन कौन सा आएगा, वो आएगा आपके 0 और 1, ठीक है, 0 और 1 ही आएगा। तो ध्यान देना आप, जो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ वो ये है कि अवशेष वर्ग अगर निकालना हो किसी भी कंडीशन का, तो याद रखना अवशेष वर्ग उतने ही आएंगे जितना हम उस संख्या से डिवाइड करने पर रिमाइंडर पाते हैं। जैसे 2 से डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर 0 और 1 मिलता है, तो हमें डिफरेंट रेसिड्यू क्लास भी 2 ही मिलेगी, 0 और 1, ठीक है, 0 और 1। और 0 का मतलब क्या, इस 0 की रेसिड्यू क्लास का मतलब क्या होगा, ऐसे संख्याएं लिखनी है हमें इसमें जिसका मैं 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आ जाए, 0। 1 के अंदर कौन कौन से नंबर आएंगे इंटीजर में से, वो नंबर आएंगे जिनका मैं 2 से डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या मिले, रिमाइंडर कितना आए मेरे पास 1। जैसे 7, 7 को 2 से डिवाइड करो रिमाइंडर कितना आएगा 1, 5 को 2 से डिवाइड करो रिमाइंडर कितना आएगा 1। अभी नेगेटिव संख्या छोड़ दो क्योंकि नेगेटिव संख्या आपको पता नहीं होगी कि नेगेटिव संख्या को सॉल्व कैसे किया जाता है, ठीक है। तो हम इसके आगे पढ़ेंगे आप नेक्स्ट वीडियो।